हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पिछला लेक्चर जो हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 1 पर किया था, सब लोगों ने पढ़ लिया। काफी ज्यादा बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है। काफी सारे बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर जैसे हम आपके पिछले साल के वीडियो से पढ़ चुके हैं तो क्या ये वाला पढ़ना जरूरी है? तो बेटा नॉट दैट मच, क्योंकि पिछले साल का लेक्चर बहुत अच्छे लेवल पे था। मतलब उसको मैंने इतने अच्छे लेवल पे शूट किया था कि आप मान के चलिए उसे जेई और नीट के सवाल भी बनेंगे। एंड सेम गोज फॉर दिस ईयर। इस साल भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं। पिछले साल हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाता था, इस बार एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप लोग रिवीजन के तौर पर साइमल्टेनियसली अगर दिन में समय निकाल के एक लेक्चर देखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, आज टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाला हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो गाइस आज की क्लास में मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एड्सॉर्प्शन के टाइप्स देखने वाले हैं। एक सेकेंड, फ्रेम तो नहीं कट रही, मैं देख लूं। अकेला मानुस हूं, देखो स्क्रीन पे तुमने देख भी लिया होगा मुझे। ओके, तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। नो मेरे प्यारे बच्चों, एड्सॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक क्या होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन विच इज कॉल्ड एज फिजिसॉर्प्शन, जिसको आप लोग क्या नाम देते हो, फिजिसॉर्प्शन। और दूसरा होता है मेरे लाडले बच्चों केमिसॉर्प्शन विच इज कॉल्ड एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो केमिसॉर्प्शन एंड फिजिसॉर्प्शन। फिजिसॉर्प्शन का मतलब होता है जिसके अंदर आपका फिजिकल फोर्स होता है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। सिमिलरली केमिसॉर्प्शन में यहां पर आपके केमिकल फोर्सेस काम करते हैं, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल फोर्सेस। सर केमिकल फोर्सेस कौन कौन से काम कर सकते हैं? भाई तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, अगर तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, अगर तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड बन जाए। सो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड्स अगर आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बन जाए, एड्सॉर्बेट और अगर आपके एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर ये वाला फोर्स बन जाए तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। और केमिकल एड्सॉर्प्शन, अब आप नाम से समझ पे आ रहे हो कि भाई कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड तो बड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रांग टाइप का एड्सॉर्प्शन है, लेकिन अगर मैं फिजिसॉर्प्शन की बात करूं तो सर फिजिकल फोर्सेस कौन कौन से? अरे तुम्हारे वेंडरवॉल चाचा के फोर्सेस, आपके जो वेंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि तुम्हारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ जाए, लंडन फोर्सेस आ जाए, तो जो एकदम वीक टाइप के फोर्सेस होते हैं अगर वो एड्सॉर्प्शन के अंदर देखने को मिले बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, तो फिर वो कहलाएगा आपका फिजिसॉर्प्शन। क्या चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? तो जितने भी आपके वेंडरवॉल फोर्सेस की वजह से एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है आपका फिजिसॉर्प्शन। एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन जो कि केमिकल फोर्सेस की वजह से होता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? इसका एक आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो एक ही एग्जाम्पल से दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आपकी हाइड्रोजन गैस जो होती है, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस आपके फाइनली डिवाइडेड डी ब्लॉक मेटल कौन कौन से, जैसे तुम्हारा निकल, तुम्हारा पैलेडियम, तुम्हारा प्लेटिनम, इसकी सरफेस पर शुरुआत में जब ये एड्सॉर्ब होती है तो ये फिजिसॉर्प्शन होता है। ये क्या होता है? ये फिजिसॉर्प्शन होता है। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद धीरे धीरे तुम्हारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टर्न्स इनटू एटम्स, यानी इनका बॉन्ड टूटने लगता है।
इनटू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, इनके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूट के एटॉमिक फॉर्म में जाने लगता है और फिर फाइनली वो ट्रांजिशन मेटल्स के साथ में केमिकल फोर्स बनाकर केमिसॉर्प्शन कर लेते हैं। तो दे विल बिकम कन्वर्टेड इनटू केमिसॉर्प्शन। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो कितना परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक तीर से दो निशान हो गए। मतलब हाइड्रोजन गैस निकल पैलेटिनम या पैलेडियम की सरफेस पर फिजिसॉर्प्शन शो करता है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद में स्लोली एंड स्टेडीली वो केमिसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब हम लोग फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन को कंपेयर करते हैं। सो गाइस, ये मैंने पहले से आपके लिए लिख रखा था ताकि मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, कम टाइम में आपको ज्यादा चीज मिल जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, फिजिसॉर्प्शन जो होता है इट अराइज ड्यू टू वीक वेंडर वॉल फोर्सेस। हम लोग जानते हैं आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में लंडन फोर्स, वेंडर वॉल फोर्स, अगर ये आ जाए, कमजोर फोर्स आ जाए, तो ये फिजिसॉर्प्शन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं केमिसॉर्प्शन की बात करूं तो केमिकल बॉन्ड्स आएंगे इसके अंदर। केमिकल बॉन्ड में आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है, आपको आयोनिक बॉन्ड्स बनता हुआ नजर आए, तो ये वाले बॉन्ड्स अगर आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बन गए तो केमिसॉर्प्शन हो जाएगा। नाउ, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स वीक टाइप के फोर्स होते हैं और ये कहीं भी बन जाते हैं। तुमको मालूम, अभी तुम्हारे थोबड़े पे भी बहुत सारा एड्सॉर्प्शन हो रखा है। मेरे थोबड़े पे कैसे भाई? तुम ऐसे चल रहे हो, ये क्यों चलती है पवन, हाँ पवन चल रही है वहां, तो जो तुम्हारी जो पवन चल रही है, तुम चल रहे हो, ये हवा तुम्हारे मुंह पे चिपक रही, तो तुम्हारे मुंह से कोई केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी कर रही है। ऑक्सीजन तुम्हारे फेस पर चिपक के कोई रिएक्शन थोड़ी कर रहा है, वो तो जाकर गैस चिपक रही है। तो भैया, जब ये गैस तुम्हारे फेस पर चिपक रही है, मेरे जैकेट पे चिपक रही है, मेरे बोर्ड पर चिपक रही है, इस मार्कर पर चिपक रही है, किसी भी चीज पर चिपक रही, तो वो क्या केमिकल बॉन्ड बनाएगी? नहीं, वो नॉर्मली जाकर एक जनरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चिपक रही है। और वो जनरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तुम्हारा वेंडर वॉल फोर्स। तो वेंडर वॉल फोर्स कभी भी, कहीं भी और किसी के बीच में भी हो सकता है। उसके लिए आपको एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को कोई स्पेसिफिक नेचर का नहीं होना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ऐसा कोई सिस्टम यहां पर नहीं है कि अगर मेरे पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना पाएंगे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जानता हूं, आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना जानते हो, तो ही आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन वेंडर वॉल फोर्स में नहीं होती। इसीलिए वेंडर वॉल फोर्स की वजह से होने वाला एडसॉर्प्शन, जिसका नाम फिजिसॉर्प्शन होता है, वो हमेशा नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है। इट इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, यानी ये एड्सॉर्प्शन कभी भी, कहीं भी, किसी के भी बीच में हो सकता है। लेकिन अगर मैं केमिसॉर्प्शन की बात करूं तो केमिसॉर्प्शन इज प्योरली स्पेसिफिक इन नेचर। सर, स्पेसिफिक इन नेचर मतलब मुझे एक बात बताना कि अगर फिजिसॉर्प्शन में कोवेलेंट बॉन्ड बनना है तो भाई तुम्हारे एड्सॉर्बेट, आपके एड्सॉर्बेट के पास में और आपके एड्सॉर्बेंट के पास में, आपके एड्सॉर्बेट और आपके एड्सॉर्बेंट के पास में, इन दोनों के पास में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी इनके बीच में शेयरिंग हो पाएगी इलेक्ट्रॉन्स की और तभी इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन पाएगा। अब अगर ये है ही नहीं तो कहां से हो पाएगा? अच्छा, मान लो आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो तुम्हारे एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेंट में से किसी एक को इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए और किसी एक को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, वरना बेल आइकॉन बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अच्छा, फिजिसॉर्प्शन में वापस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, वेंडर वॉल फोर्स होते हैं। हम लोग सब जानते हैं वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम वीक होते हैं, ये एकदम वीक फोर्सेस होते हैं। तो जब कोई गैस मेरे जैकेट पर एड्सॉर्ब हुई, फिजिसॉर्प्शन से हुई, वेंडर वॉल फोर्स से हुई, जरा सा धूप दिखाऊंगा, जरा सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जरा ज्यादा से रगड़ दूंगा, बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब वेंडर वॉल फोर्स को तोड़ना आसान है। मतलब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर एक वीक वेंडर वॉल फोर्स क्रिएट भी हुआ है तो उस क्रिएटेड फोर्स को मेरे लिए तोड़ना भी आसान है। दैट मीन्स कि ये रिवर्सिबल नेचर का होगा। मतलब अगर आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट चिपक गए तो वो अलग भी हो सकते हैं। मतलब कि यहां पर डिसॉर्प्शन पॉसिबल है। आप लोग सब जानते हैं यहां पर डिसॉर्प्शन पॉसिबल है।
डिसॉर्प्शन का मतलब होता है एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट को छोड़कर चले जाना, मतलब कि डिसॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन के अंदर पॉसिबल है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया था कि डिसॉर्प्शन का मतलब होता है एड्सॉर्बेंट के पार्टिकल और एड्सॉर्बेट के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के चले जाएं, एक दूसरे से अलग हो जाएं, मतलब एड्सॉर्प्शन का उल्टा। तो वो कब पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब तुम्हारी रिएक्शन रिवर्सिबल हो, प्रोसेस रिवर्सिबल हो। प्रोसेस रिवर्सिबल कब होगी? जब वो उसके अंदर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस हो, यानी वो फिजिक्स ऑप्शन टाइप का। लेकिन अगर आपका केमिस्ट ऑप्शन की बात करी जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इट इज नॉन रिवर्सिबल, इट इज नॉन रिवर्सिबल। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि केमिस्ट ऑप्शन रिवर्सिबल नहीं होता। मतलब एक बार अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अगर एड्सॉर्प्शन हो गया, अगर एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर जाकर चिपक गया, फिर उनको अलग करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो नॉन रिवर्सिबल हो जाएगा। मतलब कि नॉन रिवर्सिबल केमिस्ट ऑप्शन के अंदर जो तुम्हारा डेसॉर्प्शन नाम का वर्ड है, आई थिंक डेसॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल, डेसॉर्प्शन इज नॉट पॉसिबल। क्या ये बात मेरे गुलजारी लालों को समझ में आ रही है? मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ों, मेरे लाडलों, मेरे देशवासियों। चलो अगला पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास में अगर कोई ऐसी गैस है जिसके एक एंड पर पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में HCl नाम की गैस है, तो इसके एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव, एक एंड पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो आपका जो एड्सॉर्बेंट है उसके भी एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो क्योंकि ये गैस पोलर नेचर की है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स बनाएगी, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनाएगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास में एक हाइड्रोजन गैस है नॉन पोलर टाइप की, नॉन पोलर टाइप की, तो ये लंदन फोर्स बनाएगी। तो फिजिक्स ऑप्शन भी कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है वो नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करेगा। दूसरा गाइस, आपकी गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा कम होगा, आपकी गैस जो इजीली लिक्विफाइबल होगी वो ज्यादा एड्सॉर्ब होगी। तो नेचर ऑफ गैस में एक बात आप और लिख सकते हैं कि जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है आर एड्सॉर्ब इजीली, वो इजीली एड्सॉर्ब हो सकती है, आर एड्सॉर्ब इजीली। दैट मीन्स अगर आपके पास में कोई ऐसी गैस है जिसका लिक्विफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, जिसका लिक्विफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगा, तो वो गैस बहुत आराम से एड्सॉर्ब हो जाएगी। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? क्योंकि जितना ज्यादा आपकी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा आपकी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, उतना ज्यादा वहां पर वेंडर वॉल फोर्स होगा। भाई सीधी सी बात समझो, गैस जब लिक्विफाई होती है तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जितना ज्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा ये एड्सॉर्बेंट के साथ एड्सॉर्प्शन करेंगे, उतना ज्यादा ये फोर्सेस एड्सॉर्बेंट के साथ बनाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपकी गैसेस लिक्विफाई हो रही हैं, वो टेम्परेचर पर आपके वेंडर वॉल फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं। भाई आप भी जानते हो गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर होंगे, गैस के पार्टिकल्स तो अभी बहुत दूर दूर हो रहे हैं। अब जब आप इसको लिक्विफाई करोगे तभी तो गैस के पार्टिकल पास आएंगे, और जब गैस के पार्टिकल पास आएंगे तभी तो तुम्हारे वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर जाकर चिपकेंगे। अगर दूर दूर रहे तो कैसे चिपकेंगे? उनको पास में लाना पड़ेगा ना। तो पास में लाने के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सी गैस इजीली लिक्विफाई हो गई। जो गैस इजीली लिक्विफाई हो गई मतलब उसके पार्टिकल जल्दी पास आ गए, और पार्टिकल जल्दी पास आ गए मतलब वो जल्दी एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर चिपकेंगे। और केमिस्ट ऑप्शन भी सेम पॉइंट पर डिपेंड करता है। ये वाला पॉइंट अब आप देखो दोनों का सेम है। पॉइंट नंबर 4 भले ही वो फिजिक्स ऑप्शन हो या भले ही वो केमिस्ट ऑप्शन हो, दोनों के लिए सेम है, दोनों ही नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी। भाई सीधी सी बात है ना, केमिस्ट ऑप्शन में भी अगर केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए तुमको वो गैस को या वो एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्बेंट के पास लाना भी तो पड़ेगा, तभी तो ये हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगेन फिजिक्स ऑप्शन के अंदर वीक वेंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। अब आप मुझे बताओ, वीक फोर्स को बनाने के लिए भी कम एनर्जी लगेगी और वीक फोर्सेस को तोड़ने के लिए भी कम एनर्जी लगेगी। भाई वीक का मतलब क्या है?
जो कम एनर्जी में बन जाए और कम एनर्जी रिलीज करे, यही तो कमजोर है, जो इजीली टूट जाए। अब इजीली टूटने का मतलब क्या है, कम जरा सी एनर्जी दूंगा टूट गया, जरा सी एनर्जी दी मैंने और बॉन्ड टूट गया, मतलब वीक बॉन्ड है। या एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बना, जरा सी एनर्जी रिलीज हुई, इतू सी, वीक बॉन्ड है। तो अब आप देखो फिजिक्स ऑप्शन में क्योंकि वीक बॉन्ड है, इसकी इंथैल्पी लगभग 20 से 40 किलो जूल के आसपास होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। दैट मीन्स कि जब वेंडरवॉल फोर्स एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बनेगा तो मात्र इतनी सी एनर्जी रिलीज होगी। मैंने आपको सिखाया था एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एड्सॉर्प्शन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया भी था कि एड्सॉर्प्शन में आपका डेल्टा ई शुड बी मोर नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा ये वैल्यू टी डेल्टा एस से उतनी ज्यादा बड़ी होगी और तुम्हारा डेल्टा जी उतना ज्यादा नेगेटिव होगा, और डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस होगी। पिछले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से सिखाया था, तो ध्यान रखना आपका डेल्टा ई शुड बी मोर नेगेटिव। दैट मीन्स भले ही फिजिक्स ऑप्शन हो या भले ही केमिस्ट ऑप्शन हो, डेल्टा ई तो नेगेटिव होगा। अब अगर डेल्टा ई नेगेटिव है मतलब कि जब आपका ये एड्सॉर्प्शन होगा, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट जब आपस में आकर जुड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे, भले कम करे ज्यादा करे पर करेंगे, लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में एनर्जी कम रिलीज होगी। मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक तो है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक तो है, लेकिन कम एक्सोथर्मिक है, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, 20 से 40 20 to 40 किलो जूल की होती है। लेकिन वहीं अगर मैं केमिस्ट ऑप्शन में चला जाऊं तो आप देखो एक ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, 80 से 240 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मीन्स जब कभी भी एक एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जब एड्सॉर्प्शन होगा तब ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, बहुत 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 ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ गई बात? नाउ गाइस फिजिक्स ऑप्शन इज फेवरेबल एट लो टेम्परेचर। सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी सरफेस है, सरफेस पर ये एड्सॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है। इस एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल को अभी आप देख रहे हो कि नीचे की तरफ कुछ फोर्सेस लग रहे हैं जो इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं, यहां पर कुछ गैस के पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अब अगर आप इस गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये पार्टिकल्स ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, और ज्यादा फास्ट मूव करने की वजह से हो सकता है कि ये इसके कांटेक्ट में आए लेकिन कांटेक्ट में आके वापस निकल जाए, इसको आके करके फिर भाग जाए, पप्पी देके भाग जाए, लेकिन चिपके नहीं। समझ रहे हो? तो फिजिक्स ऑप्शन के अंदर क्योंकि आपके एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वेंडरवॉल फोर्स लगना है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वेंडरवॉल फोर्स लगना है, जो कि बहुत ज्यादा वीक टाइप का फोर्स है। वीक टाइप का फोर्स होना और काइनेटिक एनर्जी का हाई होना दोनों नुकसानदायक है। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा तो गड़बड़ हुई, टेम्परेचर हमें नहीं बढ़ाना है, वी हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर। मतलब आप ज्यादा टेम्परेचर यहां पर नहीं रख सकते। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन में इट इज फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। सर हाई टेम्परेचर में एड्सॉर्प्शन? अरे मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी केमिस्ट ऑप्शन होगा तो केमिस्ट ऑप्शन के अंदर केमिकल फोर्सेस काम करेंगे ना। केमिकल फोर्सेस कैसे काम करेंगे? जैसे मान लो तुम्हारा एड्सॉर्बेट है, ये तुम्हारा एड्सॉर्बेट है और एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में आपको केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो गाइस केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जैसे मान लो ए और ए के बीच में बॉन्ड है, बी और बी के बीच में बॉन्ड है, बी तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है और ए तुम्हारा एड्सॉर्बेट है, तो पहले इनके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे मुझे। तो जब इनके बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो मुझे टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा ना। मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर दूंगा उतना एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच का बॉन्ड टूटेगा और उतना ज्यादा इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उतना ज्यादा तुम्हारे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। सो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से, केमिस्ट ऑप्शन में कोवेलेंट या आयोनिक बॉन्ड बनने की वजह से, केमिकल फोर्सेस के अवेलेबिलिटी होने की वजह से हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो केमिस्ट ऑप्शन हायर टेम्परेचर पर फेवरेबल है।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। भाई सीधी सी बात है, ये बोर्ड आज बड़ा है तो इस बड़े बोर्ड पर ज्यादा मात्रा में गैस एब्जॉर्ब होगी, लेकिन याद करो इसके पहले वाले सेशन में हमारे पास में इतना बड़ा बोर्ड था, छोटा सा बोर्ड था, तो छोटा बोर्ड का छोटा सरफेस एरिया, तो उस पर कम गैस एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे मान लो आप एक बस में जा रहे हो, बस में एक सीट है जिसमें 4 बच्चे बैठ सकते हैं, क्यों? क्योंकि सीट बड़ी है। लेकिन अगर मैं सीट को छोटे कर दूं, वो सीट को अगर मैं आधा कर दूं और उस आधी सीट पर मैं सोचूं 4 बच्चे बैठ जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। छोटी सीट है तो 2 बच्चे बैठ पाएंगे, बड़ी सीट है तो 4 बच्चे बैठ पाएंगे। तो जितनी छोटी सीट उतने कम बच्चे। उसी प्रकार जितना कम सरफेस एरिया होगा आपके एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना कम होगा, फिजिक्स ऑप्शन भी उतना कम होगा, यानी उतने कम एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स बैठेंगे। लेकिन अगर सरफेस एरिया का एड्सॉर्प्शन आप बढ़ाते चले गए, सरफेस एरिया अगर आप एड्सॉर्बेंट का बढ़ाते चले गए, तो उस पर उतने ज्यादा एड्सॉर्बेट आकर एड्सॉर्ब होंगे, उतनी ज्यादा मात्रा में आपको फिजिक्स ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये वाला पॉइंट केमिस्ट ऑप्शन का आप चेक करो, फिर से आपको सेम दिख रहा है फिजिक्स ऑप्शन जैसा। केमिस्ट ऑप्शन भी सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ बढ़ता था। भाई सीधी सी बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। केमिस्ट ऑप्शन हो या फिजिक्स ऑप्शन हो, दोनों के अंदर एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया मैटर करेगा। एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एड्सॉर्बेट उस पर आकर बैठेगा। फिर बैठने के बाद वेंडर वॉल फोर्स लगता है कि कोवेलेंट या आयोनिक, वो बात की बात है, लेकिन पहले बैठाए तो सही, तो सरफेस एरिया। अच्छा, आखिरी पॉइंट, इसके अंदर आपको मल्टी लेयर एड्सॉर्बेट दिखेंगे ऑन एड्सॉर्बेंट। यानी कि मान लो तुम्हारा एक एड्सॉर्बेंट है, तो इसके ऊपर एड्सॉर्बेट के बहुत सारे पार्टिकल्स बैठते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं ना, ये नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथी लेयर लग सकती है, लेकिन केमिस्ट ऑप्शन के अंदर आपको यूनी लेयर ही दिखने को मिलती है। यूनी लेयर या सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट, यूनी लेयर या सिंगल लेयर ऑफ एड्सॉर्बेट ऑन एडसॉर्बेंट, यानी आपके एड्सॉर्बेंट के ऊपर एक सिंगल परत चढ़ती हुई दिखाई देगी एड्सॉर्बेट की। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में हाईली स्पेसिफाइड आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड रखना है, और ये बहुत स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। यानी कि अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस टाइप का कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो मैं कोवेलेंट बॉन्ड करूंगा। मैं एक इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, तुम इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, तो आयोनिक बॉन्ड बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बना सकता। तो यहां पर स्पेसिफिक नेचर ज्यादा है, तो स्पेसिफिक नेचर ज्यादा होने की वजह से एक लेयर चढ़ेगी और प्रॉपर लेयर चढ़ेगी। लेकिन वहां पर क्या, कुछ तो भी काम है, आया चिपका गया, क्योंकि रिवर्सिबल नेचर भी है ना, आया चिपका थोड़ी देर रहा चला गया, तो एक अनइवन सी लेयर बनती है, मल्टीपल लेयर बनती है। तो गाइस ये हो गया आपका फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन का डिफरेंस, इसको जरा नोट कर लीजिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, टर्म 1 के लिए, जेईई नीट के लिए आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से याद करना है, किसकी इंथैल्पी कितनी होती है। दूसरा, तुमको एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पर फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि जितना कम टेम्परेचर रखोगे उतना अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेंडर वॉल फोर्स टूट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्सॉर्बेट के काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो उसको पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि कमजोर बॉन्ड है। लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है। क्यों हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल ही इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनाना है, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, नए बॉन्ड को बनाना पड़ता है, तो एनर्जी बाहर से लगती है। तीसरा, ये मल्टी लेयर वाला कॉन्सेप्ट यूनिक है, नया है, इसको जेईई नीट के लिए याद कर सकते हैं। बाकी सब तो जनरल बातें, ये रिवर्सिबल वाला थोड़ा देख लेना, नेचर ऑफ गैस वाला एक बार देख लेना, ये कुछ पॉइंट्स देख लेना। देखो मजाक मजाक में सारे ही मार्क हो गए, आप कमेंट में तुम लोग लिखोगे सब तो मार्क कर दिए, ऊपर के 2 और नीचे का 1, ऊपर के 2 भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलता हूँ सही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे दिल की भावना है, इसको नोट करो। चलो इतना नोट करो, फिर अपन आगे चलते हैं और फिर सीखेंगे फ्रेडलुइंच आइसोथर्म। क्या सीखेंगे गुलजारी लालो? फ्रेडलुइंच आइसोथर्म, या मैं कहूँ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बहुत सही कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हे गाइस व्हाट्सअप, अनअकैडमी से आ गया है एक शानदार अपडेट। अनअकैडमी पर होने वाला है कॉम्बैट साइंस ओलंपियाड 26 दिसंबर को 1 PM फॉर क्लास 9th and 10th स्टूडेंट। 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस आएंगे। टॉप 3 स्टूडेंट्स को मेडल के साथ साथ में 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके अलावा
जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो टॉप 25 रैंकर्स को मिलेंगे। अगर आप 4 से 10 पोजीशन पर आते हैं तो 75%, 11 से 50th रैंक पर आते हैं तो 50%, और अगर 51 से 100th रैंक ऑक्यूपाई करते हैं तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा IIT JEE नीट फाउंडेशन NTSE कैटेगरी में, जिस पर मैं भी पढ़ाता हूं। गाइस क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आएंगे और आपको 100% तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। आपको इस टेस्ट में एनरोल करने से पहले जो कोड यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा ग्रेविटी। तो गाइस देर की इस बात की, एनरोल ना। चलो इतना नोट कर लिया गाइस, कोई परेशानी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? 100% क्लियर? आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब गाइस आप लोग हेडिंग डालेंगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, गुलजारी ला लो प्यारे प्यारे बच्चों। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ गाइस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेसिकली होता क्या है? एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, इसको क्यों पढ़ाया जाता है? देखो इसको इसलिए पढ़ाया जाता है, यहां पर यह देखा जाता है इन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये देखा जाता है दैट इट इज द अमाउंट। क्या चेक किया था इसके अंदर? इट इज चेक, या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमें यह बताता है दैट द अमाउंट ऑफ गैस, amount of gas adsorbed on a given amount, on a given amount of adsorbent, on a given amount of adsorbent at a given या of given amount, on a given amount of adsorbent when pressure varies at constant temperature, at constant temperature। इसका मतलब ये है कि मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लूं, मतलब हमारा जो टेम्परेचर होगा वो यहां पर कांस्टेंट होगा। मतलब मान लो अगर मैंने एक्सपेरिमेंट चालू करा है फॉर एग्जांपल 273 केल्विन पर, तो आखिरी तक टेम्परेचर 273 केल्विन मेंटेन रहेगा, लेकिन यहां पर आपका प्रेशर वेरी करेगा। यानी अगर शुरुआत मैंने 1 atm से करी है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ के 2 atm पर जाऊंगा, 3 atm पर जाऊंगा, 4 atm पर जाऊंगा, 5 atm पर जाऊंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, अलग अलग प्रेशर पर यह चेक करूंगा कि कितनी मात्रा में गैस अडजॉर्ब हो रही है ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। यानी कि फॉर एग्जांपल, अपन एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो मेरे पास में ये एडजॉर्बेंट है, मान लो मेरे पास में ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट। मान लो एडजॉर्बेंट कितना है मेरे पास में? 1 ग्राम। कितने ग्राम एडजॉर्बेंट है मेरे पास में? 1 ग्राम। ठीक है, और यहां पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये आपकी एडजॉर्बेट की गैसेस उड़ रही हैं, ये आपकी एडजॉर्बेट की गैसेस उड़ रही हैं। ठीक है, अब गाइस जैसे ही मैं टेम्परेचर यहां पर मैंने कांस्टेंट रख लिया, फॉर एग्जांपल 273 केल्विन्स। यहां पर हमने टेम्परेचर कितना मेंटेन कर दिया? 273 केल्विन्स। नाउ जैसे ही मैं प्रेशर को 1 atm करता हूं, मैं क्या देखता हूं? मैं देखता हूं कि कुछ अमाउंट में गैस यहां पर एडजॉर्ब हो गई है, कुछ अमाउंट में गैस एडजॉर्ब हो गई है। तो जो गैस एडजॉर्ब हुई है, मान लो वो 0.1 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो गई। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं that at 273 kelvins and 1 atm pressure 0.1 gram of gas adsorbed, 0.1 gram of gas adsorbed on 1 gram of adsorbent,
1 ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, यानी अगर आप जब 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट लोगे तो 1 ग्राम एड्सॉर्बेंट के ऊपर 0.1 ग्राम में गैस एड्सॉर्ब होगी। ये आपने केस नंबर 1 ले लिया। अब आप यहां पर केस नंबर 2 ले लो। टेम्परेचर तो अभी भी कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर के साथ मैं बिल्कुल खिलवाड़ पसंद नहीं करूंगा, लेकिन अब मैंने प्रेशर बढ़ा के 2 atm कर दिया। तो मैं क्या देखता हूं कि गैस की मात्रा बढ़ गई, अब 0.3 ग्राम गैस एड्सॉर्ब हो गई। मतलब मैं देख रहा हूं कि गैस के पार्टिकल्स पहले के मुकाबले बढ़ चुके हैं, गैस के पार्टिकल्स पहले की मात्रा में बढ़ चुके हैं। मतलब अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं दैट अगेन एट 273 केल्विन्स एंड 2 atm प्रेशर 0.3 ग्राम ऑफ गैस gets adsorbed on 1 gram of adsorbent, 1 ग्राम ऑफ adsorbent। क्या है बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? आप अगला केस ले लो, आप अगला केस ले लो। अगेन आप टेम्परेचर तो 273 केल्विन मेंटेन करो, लेकिन अब आप प्रेशर बढ़ाकर 4 atm कर दो, तो अब आप देखोगे कि जो गैस एड्सॉर्ब हुई है उसकी मात्रा 0.6 ग्राम्स हो गई है, यानी अब यहां पर गैस की मात्रा और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बस यही आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या करता है? आइसोथर्म, आइसोथर्म का मतलब ही होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मतलब ही क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम लोग रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन अ गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट वर्सेस प्रेशर, यानी कितनी मात्रा में एक एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब हो रहा है एड्सॉर्बेंट के ऊपर विथ द चेंज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ाया, अच्छा एग्जाम्पल देखो मेरा, प्रेशर बढ़ाया एड्सॉर्प्शन बढ़ा, प्रेशर फिर बढ़ाया एड्सॉर्प्शन फिर बढ़ा। मतलब कि प्रेशर के बढ़ाने पर जितनी मात्रा में गैस पहले एड्सॉर्ब हो रही थी अब उसका एड्सॉर्प्शन बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर यही चीज पढ़ने वाले हैं। क्या ये चीज समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब गाइस एक साइंटिस्ट मार्केट में आए हमारा जीवन बर्बाद करने। उन्होंने बोला किसी भी 12th वाले को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा, और हमारे माथे आके मार दिया एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम था FREUIDICH, फ्रेडलिंच आइसोथर्म। एक बार इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना। इसके मम्मी पापा ने गुटखा खा के इसका नाम रखा था फ्रेडलिंच। उसके पापा इसका नाम रखना चाहते होंगे फ्रीडल क्राफ्ट, या इसका नाम रखना चाहते होंगे फरहान, या इसका नाम रखना चाहते होंगे फरीद। मेरे 2 दोस्त थे कॉलेज में, फरहान और फरीद, एन आएगा यहां पर। तो वो उसके पापा भी इसका नाम फरहीन या ऐसा कुछ रखना चाहते होंगे, लेकिन उनके मुंह में गुटका होगा तो या वो द ग्रेट खली के फैन होंगे, ये ग्रेट खली का बेटा होगा, वैसे उसका नाम। पर ठीक है जो भी है, फ्रेडलिंच या फ्रेडविंच, फ्रेंडविच DLICH होता है क्या? अबे कितनी बार स्पेलिंग चेंज कराएगा। अबे तू भी क्या गुंडा बनेगा बे, क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा, नाम की स्पेलिंग तो आती नहीं। तो बेटा मेरे को नाम की स्पेलिंग नहीं आती, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ क्या? जाओ अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी जाके जो बोलता है तुम साला इंडियन लोग हमको क्रिकेट में नहीं हरा सकता, उससे ऐसे नहीं, अपन अंग्रेज नहीं है, अपन हिंदू लोग हैं। हिंदू नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, अपन हिंदी में पढ़ता है क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो फ्रेडलिंच आइसोथर्म, फ्रेडलिंच आइसोथर्म क्या बोलता है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेडलिंच ने एक बहुत ही ज्यादा ऑसम सी एक्सप्रेशन दे दी। वो एक्सप्रेशन थी x/m इज इक्वल टू kp रेज टू द पावर 1/n। सर ये क्या है, ये क्या है? ये सेलेमोंडर भाई की भाषा में क्या है ये, क्यों है ये,
क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा है, मैं भी वही कहता हूं, जो भी बड़ा अच्छा है, तुमको समझ में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन दिया x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/। नाउ x क्या है गाइस, x इज द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, वहीं m क्या है, m इज द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, यानी आपके पास में एड्सॉर्बेंट का मास है, और x अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड है। वहीं पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों p आपका प्रेशर है, और k और n जो है मेरे प्यारे बच्चों, k एंड n आर योर कांस्टेंट। ये दोनों क्या है आपके मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है। वहीं पर k और n जो कांस्टेंट है, ये एक्चुअली डिपेंड किस पर कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, बेसिकली ये दोनों डिपेंड करते हैं, बोथ ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। आपके एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है, क्या वो एक अच्छा एड्सॉर्प्शन करता है या बुरा। जैसे मान लो एनिमल चारकोल, सिलिका जेल, ये बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, लेकिन अगर मान लो उसकी जगह मैं मेरे शर्ट की बात करूं या मैं मेरे जैकेट की बात करूं, तो शायद ये उतने अच्छे एड्सॉर्बेंट नहीं होंगे। तो एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा है, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैसवती। आपकी ये जो गैस है जिसका अमाउंट आपने x लिया है, इसका नेचर कैसा है, क्या ये अच्छे नेचर की है, क्या ये एड्सॉर्ब हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। तो फ्रेडलुइंच ने एक कर्व बनाया, फ्रेडलुइंच ने क्या करा, एक बढ़िया औसम सा कर्व बनाया। आओ फ्रेडलुइंच के कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। एफा और एफा, ठीक है। अब हम इसके कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर इन्होंने क्या करा, एक एक्सिस पर तो प्रेशर रख दिया और एक एक्सिस पर इन्होंने x/m रख दिया, ठीक है। अब इन्होंने यहां पर क्या ऑब्जर्व करा कि जब मैं टेम्परेचर 195 केल्विन रखता हूं, मतलब जब मैं टेम्परेचर कम रखता हूं, तो मुझे ऐसी लाइन मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब मैं टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा के 244 केल्विन तक ले जाता हूं, तब मुझे जो कर्व मिलता है वो ऐसा मिलता है। फिर इन्होंने बोला कि जब मैं टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, मान लो 273 केल्विन तक ले आता हूं, तब मुझे कर्व ऐसा मिलता है। तो यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करो कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर टेम्परेचर मेरा 1 atm है, तो 1 atm टेम्परेचर पर x/m की वैल्यू मुझे बहुत हाई मिल रही है फॉर अ लो टेम्परेचर। यानी जब फ्रेडलुइंच ने टेम्परेचर कम रखा, तब उन्होंने देखा कि कम टेम्परेचर पर जब मैं गैस पर प्रेशर 1 atm का लगाता हूं, तब अच्छी खासी मात्रा में गैस एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन उसी समय जब मैं 1 atm टेम्परेचर पे 1 atm प्रेशर पे जब टेम्परेचर बढ़ा के 273 कर देता हूं, तब अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन एड्सॉर्बेंट की मात्रा कम हो जाती है, x/m की वैल्यू कम हो जाती है। देयरफॉर यहां पर हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना पड़ेगा, हमें यहां पर एक जरूरी बात और याद रखनी पड़ेगी, दैट एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, the amount of gas adsorbed on adsorbent, the amount of gas adsorbed on adsorbent at a particular pressure, at a particular pressure decreases. सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा 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 क्यों? किसका एड्सॉर्प्शन कर रहे हो? गैस का। टेम्परेचर बढ़ाया, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो क्या वो सरफेस पर एड्सॉर्ब होगा?
नहीं, क्योंकि वो फास्ट मूव करेगा, मतलब वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस के कांटेक्ट में आएगा लेकिन हाई स्पीड होने की वजह से चला जाएगा। तो जितनी मात्रा में एक गैस कम टेम्परेचर पर एड्सॉर्ब होती है, हाई टेम्परेचर पर उतना एड्सॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेडलुइंच ने एक ये तो बहुत जरूरी पॉइंट हमें बताया, फ्रेडलुइंच का एक ये पॉइंट भी हमें बहुत अच्छा लगा। खैर यहां पर भी आइसोथर्म ही फॉलो हो रहा है, मतलब कि उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन किया है, उन्होंने पहले क्या करा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उन्होंने पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और 195 केल्विन रखा। फिर उन्होंने प्रेशर और x/m का कर्व बनाया। पहले उन्होंने यहां पर 0 atm प्रेशर रखा, फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ाया 1 atm, फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ा के करा 2 atm, तो 2 atm पर उनको x/m की वैल्यू ज्यादा मिली। फिर उन्होंने प्रेशर बढ़ा के कर दिया 3 atm, तो 3 atm पर उनको x/m की वैल्यू और ज्यादा मिली 195 केल्विन पर। ऐसे उन्होंने एक कर्व बनाया, ये हटा दिया। फिर उन्होंने टेम्परेचर बढ़ाकर 244 करा, फिर उन्होंने इसको 0 atm पर ऑब्जर्व करा, 1 atm पर ऑब्जर्व करा, 2 atm पर ऑब्जर्व करा, 3 atm पर ऑब्जर्व करा, फिर इस ग्राफ को भी हटा दिया। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट की कंडीशन में उन्होंने फिर टेम्परेचर 273 लिया, फिर प्रेशर 0 atm किया, 1 atm किया, 2 atm किया, 3 atm किया, यानी कि इन तीनों कर्व में प्रेशर और x/m की वैल्यू वेरी कर रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर उन्होंने इन तीनों ग्राफ को हमारी तरह एक साथ बना दिया और क्या पाया कि जब टेम्परेचर कम था तो प्रेशर के बढ़ाने पर x/m की वैल्यू बढ़ रही थी, फिर 244 पे भी प्रेशर बढ़ाने पर x/m की वैल्यू बढ़ रही थी, फिर 273 केल्विन पर भी प्रेशर बढ़ाने पर x/m की वैल्यू बढ़ रही थी। लेकिन अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो जब कम टेम्परेचर था तो ज्यादा मात्रा में एड्सॉर्प्शन हो रहा था, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो एड्सॉर्प्शन की मात्रा कम हो गई। ये इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने प्रेजेंट करा। चलो इसको नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ सके। क्या मेरे प्यारे बच्चों को इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब गाइस थोड़ा दिमाग पे लोड डालना, x/m इज इक्वल टू kp की पावर में 1/n। अगर मैं इसको log e में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, गाइस कुछ किताबें log e कहती है, कुछ किताबें इसे ln लिखती है, जिसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, जिसका मतलब क्या होता है नेचुरल लॉग, और कुछ किताबें log बेस e को या ln को कन्वर्ट कर देती है log बेस 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो ये सब log के फंडे होते हैं, आप लोग ज्यादा टेंशन न लो, हम इसको सीधा log बेस e में या ln में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं इसका नेचुरल लॉग लेता हूं तो ये हो जाता है ln x/m इज इक्वल टू, नाउ मेरे प्यारे बच्चों आप खुद एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करो कि k तो कांस्टेंट है, तो ln k इसको भी अलग लिख दो प्लस। सर प्लस क्यों लिखा भाई, तुमको मालूम नहीं है क्या? अपनी एक प्रॉपर्टी होती है ना, log बेस 10a प्लस log बेस 10b इज ऑलवेज इक्वल टू log बेस 10a मल्टीप्लाई बाई b। तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो यहां पर k और p मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग इसमें जैसे इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ln p। और आप एक बात और जानते हो कि जब ln p की पावर 1/n होता है तो वो आगे उतर के आगे आ जाता है, इट विल बिकम 1/n ln p। क्या हो जाता है वो जाता है 1/n ln p, पावर नीचे उतर के आ जाती है। नाउ गाइस ग्राफ की हमारी एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m x प्लस c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग यहां पर ग्राफ प्लॉट करने चले मेरे बकासुरो, तो यहां पर हम लोग अगर इस x एक्सिस की बात करें तो गाइस x एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है? मुझे x एक्सिस पर ln p दिखाई दे रहा है, तो यहां पर मैं लिख दिया नेचुरल लॉग p। ये तुम्हारा y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर क्या दिखाई दे रहा है? ln x/m। ठीक है,
नाउ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना आप, C इज व्हाट, C इज योर इंटरसेप्ट। तो ये कुछ ऊपर दिखाई देता है, ये इतना इज योर ln k, ln k इज योर इंटरसेप्ट। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका इंटरसेप्ट। और m क्या है, मैं इसको लिख देता हूं। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं इस इक्वेशन में, हम इसे इंटरसेप्ट पढ़ते हैं, m को हम लोग स्लोप पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लोप। और जब आप स्लोप बनाओगे तो स्लोप में आपको एकदम स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी यहां से। सो दिस इज योर स्लोप, ये आपका क्या है, स्लोप। और स्लोप क्या है, 1/n। अच्छा, स्लोप नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए वो पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो ये आपका लॉग वाला कर्व है। तो गाइस दोनों कर्व आपको फ्रेडलुइन आइसोथर्म के आने चाहिए। इसके पहले वाला जो मैंने सिखाया था ये नॉर्मल वाला, इसमें देखो सिंपल प्रेशर वर्सेस x/m था, लेकिन जब आप इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो कर्व बदल जाएगा। ठीक है, नोट करें फिर अपन आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों नोट करो। हो गया, आगे बढ़े नाउ। प्यारे बच्चों आप एक बात और ध्यान दो, अगर आपने फोकस किया होगा तो आपको एक बात और पता चली होगी कि ये जो 1/n की जो वैल्यू होती है, ये जो आपके 1/n की जो वैल्यू होती है, इट इज बेसिकली बिटवीन 0 to 1, यानी 0 1/n से 1, यानी 1/n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। तो यहां पर आप ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए, दैट द वैल्यू ऑफ 1/n lies between 0 to 1, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब सर कैसे लाई करती है, देखो हम यहां पर ये इक्वेशन लिख लेते हैं, x/m इज इक्वल टू के पी की पावर में 1/n। अब गाइस ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, फ्रेडलुइंज दादा के द्वारा ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब प्रेशर लो रहेगा, जब आपका प्रेशर लो रहेगा, जब आप प्रोसेस शुरू करोगे, भाई आप ग्राफ बनाते चल रहे हो, अपन पैरेलली ग्राफ बना के चलते हैं। ये हमने यहां पर प्रेशर रख दिया इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर हमने x/m रख दिया। यानी जब हमने प्रोसेस की शुरुआत करी तब यहां पर कहीं पर प्रेशर हमारा 0 रहा होगा। अब हमने प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना चालू करा, मतलब राइट नाउ हम इस ग्राफ में लो प्रेशर वाले पॉइंट पर हैं। तो यहां पर जब आपका प्रेशर लो रहेगा तब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो 1/n की वैल्यू होती है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। 1/n की वैल्यू बिल्कुल 1 के बराबर होती है। जब प्रोसेस शुरू हो रही है तो 1/n की वैल्यू 1 के बराबर रहेगी। तो आपके अगर 1/n की वैल्यू में 1 रख दूं तो x/m विल बिकम इक्वल टू k p की पावर में 1। अब यहां पर आप खुद एक पॉइंट ऑब्जर्व करो कि अगर p की पावर में तुमको 1 दिख रहा है, मतलब ये तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, मतलब ये तो टेक्निकली फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, और k तो तुम्हारा कांस्टेंट है। मतलब क्या बोल सकता हूं कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। दैट मींस कि लो प्रेशर वाली कंडीशन पे, लो प्रेशर वाली कंडीशंस पर मेरे प्यारे बच्चों जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा x/m की वैल्यू भी डायरेक्टली बढ़ेगी। एक लीनियर पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यू विल ऑब्जर्व अ लीनियर पॉइंट एट लो प्रेशर। आपको यह कर्व लीनियरली बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सीधा। लेकिन एक बात बताओ, क्या प्रेशर हमेशा लो रहेगा? नहीं भाई, ग्राफ में अब आप प्रेशर और आगे बढ़ा रहे हो, अब आप प्रेशर और आगे लेके जा रहे हो, तो अब आप यहां पर लो से मॉडरेट प्रेशर पर आ चुके हो। अब आपने यहां पर मॉडरेट प्रेशर पर आना चालू कर दिया है। अब आप जैसे ही मॉडरेट प्रेशर पर आना चालू करोगे कंडीशन बदल जाएगी। जब आपने मीडियम प्रेशर लेना स्टार्ट करा, जब आपने मॉडरेट प्रेशर लेना स्टार्ट करा, तो आपके 1/n की जो वैल्यू है
ये टेक्निकली 0.2 से 0.5 के बीच में देखी जाती है। अब इतना मत मानो, आप इसको ये मानो कि 1/9 की वैल्यू 0 से तो बड़ी हो जाती है, सॉरी 1/n की वैल्यू, लेकिन 1 से छोटी हो जाती है। मतलब अभी एग्जैक्ट 1 नहीं, 1 से छोटी हो गई है, 0 से बड़ी है। तो अब आपके x/m की वैल्यू इज इक्वल टू kp, लेट से इसकी प्रॉपर्टी लेट से 0.5 हो गई। एक रफ आइडिया दे रहा हूं। तो अब क्या ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहा? जी नहीं। अब नाउ इट विल नॉट एट ऑल फॉलो योर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। आपके फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को तो ये बेल आइकॉन फॉलो नहीं करेगा। तो यहां पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि x/m इंक्रीज होगा प्रेशर के इंक्रीज होने पर, बट नॉट लीनियरली। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर x/m अभी 0.1 ग्राम है 1 atm प्रेशर पर, तो अब तुम 2 atm प्रेशर कर दोगे तो ये 0.2 ग्राम हो जाएगा, 3 atm कर दोगे तो ये 0.3 ग्राम हो जाएगा, तुम 4 atm कर दोगे तो ये 0.4 हो जाएगा। ये लीनियरली नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, अब तुमने 2 atm कर दिया तो चलो ये 0.2 हो गया, लेकिन जब ये 3 atm हुआ तो ये 0.25 हो गया, 4 atm करा तो ये 0.28 हो गया। मतलब लीनियरली नहीं बढ़ेगा अभी ये। तो अब लीनियरली नहीं बढ़ेगा तो ग्राफ में कैसा दिखेगा सर? तो बेटा ग्राफ में आपको हल्का सा बेंट होता हुआ नजर आएगा। ये हल्का सा बेंट होता हुआ नजर आएगा, ये एक हल्का सा कर्व दिखाई देगा एक पर्टिकुलर प्रेशर तक, मीडियम प्रेशर तक। अब आपने प्रेशर और बढ़ाना चालू कर दिया, अब आप तो एकदम हाई फाई प्रेशर पर पहुंच गए। तो सर हाई प्रेशर पर क्या होगा? तो हाई प्रेशर पर कंडीशन फिर बदल जाएगी। हाई प्रेशर पर 1/n की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। अब जब 1/n की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो गई तो p की पावर 0 हो गई। अब p की पावर 0 हो गई मतलब ये तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पहुंच गया। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि x/m का वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब p की वैल्यू हटा दो तो ये हो गया k, मतलब कांस्टेंट। मतलब अब तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाओ, अब प्रेशर का x/m की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर अब आप कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, आपको कर्व एकदम कांस्टेंट मिलेगा, ये एकदम कांस्टेंट मिलेगा। अब आपको ये जो लाइन मिल रही है यहां से, अब आपको यहां से जो लाइन मिलेगी वो लाइन एकदम कांस्टेंट मिलेगी। ये देखो, कोई बढ़ाओ नहीं, कोई घटाओ नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, एकदम कांस्टेंट कर्व मिलेगा। तो फ्रेडलुइंच आइसोथर्म का कर्व एग्जैक्टली कुछ ऐसा होता है। यानी लो प्रेशर पर जब 1/n की वैल्यू 1 के बराबर होती है आपको लीनियर मिलता है। जब 1/n की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से, जब आपके 1/n की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है तो ऐसा मिलता है। और हाई प्रेशर में तुम्हारे 1/n की वैल्यू 0 के आसपास पहुंचती है तो ये ऐसा दिखता है। तो गाइस दिस इज योर फ्रेडलुइंच आइसोथर्म। गाइस फ्रेडलुइंच आइसोथर्म पर जितने भी सवाल आने के चांसेस थे वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ ऐसा खास या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है। फ्रेडलुइंच आइसोथर्म के अंदर आई डोंट थिंक कि किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी। इतना नोट करो, इसके आगे का मैं आपको एक कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट भी सिखाऊंगा और एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन सिखाऊंगा, फिर हम कैटालिसिस स्टार्ट करेंगे। बट दैट वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। आज का लेक्चर मैं यही खत्म कर रहा हूं। इस पूरे लेक्चर को ठीक से देखो, प्रॉपरली ऑब्जर्व करो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो तुरंत कॉमेंट सेक्शन में लिखो एंड अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गाइस पॉइंट यही खत्म करते हैं, लेक्चर यही खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। एंड गाइस प्लीज शेयर द चैनल। जितना अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप लोग जितनी तारीफ कर रहे हो उतना आप शेयर नहीं कर रहे हो, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। जो क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो यहां पर है। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे लाडलो।